मदरसा छाप, ये जो टैगलाइन है, इस टैगलाइन से स्टूडेंट्स को, जो लोग थोड़ा एक्टिवली कुछ काम करते हैं, सोशल काम में रहते हैं, एजुकेशन से जुड़े रहते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप मदरसा छाप में मदरसा से तालीम दिए। मदरसा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मदरसा का क्या प्रॉस्पेक्ट है ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए? मदरसा को किस नज़रिए से मुसलमान देखता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। ये चीज़ पे मैं बोलना भी चाहूँगा। ये मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे भी बहुत लोग ने मदरसा छाप कहा है। मेरे ट्विटर पे बहुत सारे मैंने लोगों को ब्लॉक किया है जो ट्रोल्स आते होंगे। हाँ, ट्रोलर्स आते हैं, ट्रोल करते हैं, बहुत लोग मुझे मदरसा छाप कहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैक्सिमम लोगों को पता ही है, लेकिन ये मुद्दा रखना ज़रूरी है। मदरसा क्या है? आपको पता होगा, जब राजाओं का ज़माना चलता था तो आश्रम बना करता था, गुरुकुल्स बना करता था। आश्रम से जहाँ बच्चे आते थे, पढ़ते थे, सीखते थे, और तब उन्हें राजघराना वाले अपने राज्य में सम्मान देते थे। मदरसा जो है, वहाँ आप आ रहे हो, बच्चों को कोई फोर्स नहीं किया जाता कि आप मदरसा जाए, वो अपने मन से आते हैं। वो आते हैं, वहाँ तालीम पाते हैं, और वो तालीम पाने के बाद वो दुनिया में अपना एक रुतबा बनाते हैं। जैसे गुरुकुल में होता है, जैसे आश्रम में होता है, जैसे स्कूल में होता है, वैसे मदरसा में होता है। डिफ्रेंशिएट कुछ नहीं है। पढ़ाई जो है वो हर जगह का मुद्दा है। हाँ, अब मदरसा में ये है कि कुछ इस्लामिक मुद्दे में पढ़ाई होती है, आपको कुरान पढ़ाया जाता है, नमाज का तिलावत बताया जाता है, क्योंकि वो मदरसा जो है इस्लामिक वे में जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही गुरुकुल में अगर आप जाओगे, बहुत सारे गुरुकुल है, बहुत सारे को ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत सारे मंदिरों में का एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है स्कूल्स का, जिसमें वो बच्चों को रखते हैं, रिलीजियस ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वो ऊपर जाके एक सम्मानित पंडित बने। तो इसमें गलत क्या है? और अपने मजहब को जानना बुरा क्या है? बुरा कोई बुराई नहीं है, आप अपने मजहब को जानिए। और एक बात है, अगर आप अपने मजहब को सही से जानिएगा तो आप कभी नफरत का बीज किसी में नहीं उगाइएगा। वो तो हम में कमी है कि हम अपने मजहब को जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम में नफरत का बीज उग रहा है, नहीं तो ये कभी नहीं उग सकता। ये इतना बढ़ चढ़ कर सोशल काम करना, लोगों के बीच में जाना, क्या कोई पॉलिटिकली मोटिवेशन है आपको इसको लेकर के? पॉलिटिकली कुछ थॉट लेकर के इसको काम कर रहे हैं आप? शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि बहुत लोग को ये लगता है कि अगर आप सोशली एक्टिव है तो आप पॉलिटिकली सोच रहे हो। तो मैं एक चीज़ TLJ के थ्रू लोगों को ये कहना चाहूँगा कि लारिब मोमिन मैं जो हूँ, सेवा नीति में विश्वास रखता है, राजनीति में नहीं। क्योंकि हमने शुरू से, मेरे वालिद साहब ने मुझे सेवा नीति सिखाई है, राजनीति नहीं सिखाई है। अच्छा, राजनीति क्यों नहीं भी करना चाहिए? क्यों नहीं कर सकते? राजनीति करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो अगर आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तब तो जाकर के आगे सिस्टम को चेंज करेंगे, अच्छा है, लोगों के लिए फ़ायदे लायक वो चीज़ इम्पोज कर पाएंगे, लोगों तक पहुँचा पाएंगे। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सच बात यह है कि मेरी उम्र अभी नहीं है कि मैं राजनीति करूँ। हाँ, सीखने की उम्र है, मैं राजनीति सीखता हूँ। मेरे जो बड़े लोग हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वालिद हैं, जो मेरे अंकल हैं, जो यहाँ के MLA हैं, कुछ काउंसिलर हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, मैं उनको देख के चीज़ें सीखूंगा। लेकिन अभी मेरा वक्त, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ में एंटर करना चाहिए। मुझे और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक सीखते हो तब तक ही आप अच्छा राजनेता बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूँ मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप कह लें एक तरह से, लारिब मोमिन साहब, जो कि इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम पा चुके हैं ताइक्वांडो में, और भी कई सारे फील्ड्स हैं जिनमें वो इस वक्त काम कर रहे हैं ज़मीनी सतह पर उतर कर। आइए उनसे बिना वक्त ज़ाय किए बात करते हैं। लारिब मोमिन साहब, वेलकम टू द लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू, जय हिंद। लारिब साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट, आप स्टूडेंट रह चुके हैं, और स्टूडेंट है आप, और सोशल काम से इतना लगाव क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि सोशल काम करने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कंडीशन अभी हमारा देश में चल रहा है, तो हम नौजवानों को ही उतरना पड़ रहा है। तो ऐसा मुझे कोई ये नहीं है कि ये काम करना है, वो करना है। मुझे दिखा, मुझे लगा, और कराने वाले अल्लाह हैं। तो ये काम मैंने फिर अपने दिल में आया तो मैंने शुरू कर दिया। बहुत कम ऐसे, जब मैं दिल्ली में था पिछले साल ही, तो ये सारा चीज़ मैंने शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि आपसे बात हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप लोग ने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। किस किस चीज़ों में आप लोगों ने हिस्सा लिया और किस तरीके से प्रोटेस्ट को आगे ले जाते थे? थोड़ा कुछ बताएं हमारे दर्शकों को।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत गहरा संबंध है मेरा। बहुत सारे प्रोटेस्ट में हमने हिस्सा लिया। सबसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप करते क्या थे, आपका क्या था? दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं खेल का अध्यक्ष रहा हूँ 2017, 18 और 19 में। और प्रोटेस्ट का बात रहा तो सबसे जो बड़ा प्रोटेस्ट मैंने किया था वो था मेट्रो फेयर हाइक हुआ था। तो हमने दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, वहाँ हमने मेट्रो को केवल 22 मिनट के लिए रोका था। और उसके बाद ही फेयर जो आपका 20-22 रुपये बढ़ा, तो मतलब जो 2 रुपये 5 रुपये हाइक हुआ था, उसके बाद दिल्ली सरकार ने उसमें थोड़ा कम किया था। और उसके बाद से वाइस चांसलर जब एग्ज़ामिनेशन, वो भी एग्ज़ामिनेशन का भी रिसेंट का बात है, जब बहुत सारा बच्चे नहीं दे पा रहे थे तो हमने प्रोटेस्ट किया, वर्चुअल प्रोटेस्ट भी किया। वहाँ बहुत सारे हमारा टीम गए और इसके वजह से ओबी को फिर से लिया गया। जो बच्चे नहीं दे पाए उनको भी बहुत सारा आपका क्या बोलते हैं उसको, कम किया गया सारी चीज़, और उनको एक उम्मीद मिला कि वो फिर से एग्ज़ाम दे, वो अपना काम करें। सीए वगैरह में भी प्रोटेस्ट में थे क्या आप? जी, सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में मैं जाकिर नगर जाया करता था अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम के साथ। और वहाँ जाने के बाद हम, ऐसा नहीं था कि हम आज हमेशा जाते थे, पर हाँ उस प्रोग्राम का, उस इवेंट का हम हिस्सा ज़रूर थे। अभी इस वक्त लॉकडाउन में किस तरीके का काम आप लोग कर रहे हैं? पहले तो आप अपने इदारे, किसी इदारे से जुड़े हुए हैं वो बता सकते हैं? जी, मैं कोई भी काम करूं, चाहे अभी करूं, चाहे मैंने पहले किया, वो सारा काम मेरे जो फादर हैं हाजी डॉक्टर नौशाद आलम साहब, उनका अदारा है आरएनएल फोर्स, जो लास्ट 25 साल से रजिस्टर्ड है और वो काम कर रहा है वेस्ट बंगाल में, और उसी अदारे से मैं सारा काम करवाता हूँ। उसी इदारे से काम करते जी। तो मिसाल के तौर पर क्या क्या काम किया आपने? मेरा काम ज़्यादातर ये रहा है कि मैंने राशन का डिस्ट्रीब्यूशन, मैं दिल्ली से शुरू कर रहा हूँ, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कुक फूड का डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ जहाँ लोग नहीं जा पा रहे थे वहाँ हम जाते थे अपनी टीम के साथ। वो बहुत सारे बच्चे ये भी थे जो लॉकडाउन में एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो कि कॉलेज लेता था वो नहीं दे पा रहे थे, तो हमने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरा। बहुत सारे स्टूडेंट, कितने बच्चों का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस? करीबन 150 से 200 बच्चों का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस मेरे तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ था। आपके इदारे की तरफ से? मेरे अदारे की तरफ से। और उसके बाद से फिर हमने कुछ बच्चों का फ़ीस भी भरा। जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते पर वो कोई कोटा से जाते हैं, वो क्या फ़ीस भर नहीं पा रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग थे जो हमें कांटेक्ट किए डायरेक्टली, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कांटेक्ट कर रहे थे और उनका फ़ीस हमने फिर भरा। स्कूल्स में भी काफ़ी सारे जो बच्चे लॉकडाउन के टाइम स्कूल फीस को लेकर काफ़ी हंगामा था, उन सब चीज़ों पर आपने कुछ काम किया था क्या? हाँ, उनका स्कूल फ़ीस पे जो हंगामा था उसके लिए हम बहुत सारे प्रिंसिपल से भी मैंने दिल्ली में बात किया है, बहुत सारे स्कूल से। उनका फ़ीस जो है मैंने आधा करवाया है, और जहाँ आधा नहीं हो रहा था वहाँ कुछ बच्चों का मैंने फ़ीस भरा भी। अच्छा, ऐसे ही चलता था स्कूल वगैरह का। और मेरा जितना फोकस अब रहता था वो एजुकेशन फील्ड में ही रहता था, क्योंकि आपने देखा होगा लॉकडाउन में आदमी भूख से तो मरा है, कोविड से भी मरा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम भी हमारे लॉकडाउन में लोगों को मार रहा था। जी। फीस से, एग्ज़ाम लेके, ओबी एग्ज़ाम हुआ बहुत जगह, लेकिन आपको पता है ओबी एग्ज़ाम जो हुआ वो कुछ बच्चे कुछ एग्ज़ाम दिए हैं, उनका मार्क्स कुछ आया है, पेपर सही करेक्शन हुआ है नहीं हुआ पता नहीं, जो बच्चों का बैक था कहीं क्लियर हुआ है नहीं हुआ पता नहीं। ये मैं पूरे यूनिवर्सिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया कुछ जगह में ये प्रॉब्लम्स हुआ है। कई जगह ऑनलाइन क्लास हो रहा है, कई जगह नहीं हो पा रहा है, कई जगह दिलासा दिया जा रहा है कि ऑनलाइन होगा पर हो नहीं रहा है। ये तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो यूथ जनरेशन है उसको खोखला किया जा रहा है। एक खबर ये भी है लाड़ब साहब कि बच्चों को कुछ फैमिलीज़ को भी आपके इदारे ने अडॉप्ट किया है, क्या ये सही है? जी, हम कुछ फैमिलीज़ को भी अडॉप्ट किए हैं। लॉकडाउन के टाइम कुछ फैमिलीज़ ऐसे थे जिनका घर नहीं था, जो मेनली वो लोग थे जो रोड साइड में रहते हैं, कुछ रिक्शा वाले थे, उनको हमने अडॉप्ट किया, उनको हमने जगह में रखा, उनको हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, खाना से उनका पढ़ाई सब कुछ अडॉप्ट करते हैं। और अभी ऐसा है कि उनका खुद का मतलब ऐसा है कि वो रेंटेड घर पे रह रहे हैं और हम उनको खाना हर महीने का प्रोवाइड करते हैं और रेंट भी प्रोवाइड करते हैं। एक जो परसेप्शन बनते आ रहा है आजकल मुसलमानों को लेकर के ख़ास तौर पे पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से जो देखा जा रहा है कि लोग मुसलमानों को, यंग यूथ को सोशल मीडिया पर जो एक संगी मिजाज के जो लोग हैं वो लोग पंचर वाला इस तरीके के टाइटल से उन्हें बुलाते हैं। आप इस परसेप्शन को आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस परसेप्शन को किस तरीके से चेंज करेंगे? नहीं, आपने जो कहा, जो एक तबके के लोग हैं जो हमें गलत समझते हैं,
जो हमें टायर वाला कहते हैं, पंचर वाला कहते हैं, जो भी कहे, माशाल्लाह मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो चीज़ें सुन कर जो काम मैं 70% करता हूँ उसको मैं 100% करता हूँ। और रहा बात एग्ज़ाम्पल का, तो आज मैं खुद खड़ा हूँ, मैं बहुत छोटे तबका का हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कि बहुत काम किया मैंने, लेकिन जो काम कर रहा हूँ शायद ये चीज़ देख के उनको लगे कि नहीं, जो वो हमें समझते हैं हम वैसा है नहीं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो मेरे लिए बाद में है, इंसानियत पहले आता है, और उससे पहला मेरा देश आता है जो कि हमारा हिंदुस्तान है। अगर कुछ लोग हमें ये समझते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपने तबके के लिए कर रहे हैं या इसके लिए कर रहे हैं, तो मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं भी काम करता हूँ और मेरे जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ के करते हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, और वो मुझे अपने भाई से बढ़ के मानते हैं और उन्हें मैं अपनी जान से बढ़ के मानता हूँ। तो आप आइए, हमसे जुड़िए और हम इंसानियत के लिए काम करेंगे, ना कि मुसलमान और हिंदू के लिए काम करेंगे। एक परसेप्शन बनाया जाता है सोशल मीडिया पर और मीडियाज़ में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि मुसलमान काफ़ी तालीमी एतबार से बहुत पीछे रहते हैं और उनका ना रहने का सहन है, सही रहने का ना शिक्षा, तमाम चीज़ों को लेकर के एक तरह से एक डाउनग्रेड किया जाता है। आपको क्या लगता है, वाकई इस तरीके का है? और अभी का यंगस्टर जो है, अभी का जो यूथ है, मुसलमानों का जो यूथ है, वो क्या सोच रहा है, क्या फ़िक्र रखता है, क्या सोच फिक्र रखता है तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, जो एक हमारे कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को कोई भी लोग कहते हैं कि एजुकेशन का ताल्लुकात हम नहीं रखते हैं, तो सच में वो बहुत गलत है। तो गलत इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास अगर उठाया जाए तो आपको एक परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे मिलेंगे जो आज भी उनका नाम चल रहा है वो मुस्लिम है, और मैं ज़्यादा लोग का नाम नहीं लूँगा, 1 से 2 का लूँगा, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हमारे जो देश के हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं देश के, जिनको कोई भी इंसान, मुझे तो नहीं लगता जो उनको हेट करता हो, वो भी मुसलमान रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का इजाद मुसलमानों ने किया है। आज के टाइम में बहुत सारा ऐसा अदारा है जो लिटरेरी वर्क कर रहा है, वो भी मुसलमानों का है। बहुत सारे ऐसे शायर हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जो मुस्लिम हैं। मुस्लिम हर फील्ड में हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब अब भी कोई कहता है कि मुसलमान कुछ नहीं कर पाया। मुझे तो इस बात से चिढ़ है कि आप मुसलमान वर्ड यूज़ ही क्यों करते हैं। आप मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कामयाब हो, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आप कामयाब हो और अपने देश को कामयाबी की तरफ पहुँचाओ, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मुस्लिम रह के आपने क्या कर लिया? हिंदू का नाम लगा के आपने क्या कर लिया? या सिख ईसाई बन के आपने क्या कर लिया? जब तक आप इंसान नहीं हो, कोई मज़हब आपके साथ नहीं है। मज़हब, अगर आप कोई मज़हब को ताल्लुकात रखते हो तो उस मज़हब को आप पहले पढ़ो, आप खुद पढ़ो, और अगर आप पढ़ोगे तो हिंदू या मुसलमान के कोई भी किताब में, अल कुरान में, रामायण में, भगवत गीता में हर चीज़ ये लिखा है कि आप सबको सम्मान दीजिए, आप सबके एक साथ आगे बढ़िए। ये नहीं कि आप किसी तबके को छोटा देखें या छोटा नज़र से देखें। अरे एक साथ एक दूसरे को बैठा के खिलाना पिलाना और आगे बढ़ाना, सक्सेस दिलाना, ये तो हमारे भगवान राम ने भी कहा है, ये तो हमारे कुरान में भी है। तो ये चीज़ को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कैसे आप अपने आप को हिंदू मुस्लिम कहते हो? एक चीज़ और कहा जाता है, ख़ास तौर पर अभी जो देखा जाता है कि मदरसा छाप, ये जो टैगलाइन है, इस टैगलाइन से स्टूडेंट्स को, जो लोग थोड़ा एक्टिवली कुछ काम करते हैं, सोशल काम में रहते हैं या एजुकेशन से जुड़े रहते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप मदरसा छाप में, मदरसा से तालीम दिए। मदरसा के बारे में आप क्या कहना चाहें? मदरसा का क्या प्रॉस्पेक्ट है ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए? मदरसा को किस नज़रिए से मुसलमान देखता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। ये चीज़ पे मैं बोलना भी चाहूँगा। ये मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे भी बहुत लोग ने मदरसा छाप कहा है। मेरे ट्विटर पे बहुत सारे मैंने लोगों को ब्लॉक किया है जो मुझे आते होंगे। हाँ, ट्रोलर्स आते हैं, ट्रोल करते हैं, बहुत लोग मुझे मदरसा छाप कहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैक्सिमम लोगों को पता ही है, लेकिन ये मुद्दा रखना ज़रूरी है। मदरसा क्या है? आपको पता होगा, जब राजाओं का ज़माना चलता था तो आश्रम बना करता था, गुरुकुल्स बना करता था। आश्रम से जहाँ बच्चे आते थे, पढ़ते थे, सीखते थे, और तब उन्हें राजघराना वाले अपने राज्य में सम्मान देते थे। मदरसा जो है, वहाँ आप आ रहे हो, बच्चों को कोई फोर्स नहीं किया जाता कि आप मदरसा जाए, वो अपने मन से आते हैं। वो आते हैं, वहाँ तालीम पाते हैं, और वो तालीम पाने के बाद वो दुनिया में अपना एक रुतबा बनाते हैं। जैसे गुरुकुल में होता है, जैसे आश्रम में होता है, जैसे स्कूल में होता है, वैसे मदरसा में होता है। डिफ्रेंशिएट कुछ नहीं है।
पढ़ाई जो है वो हर जगह का मुद्दा है। हाँ, अब मदरसा में ये है कि कुछ इस्लामिक मुद्दे में पढ़ाई होती है, आपको कुरान पढ़ाया जाता है, नमाज का तिलावत बताया जाता है, क्योंकि वो मदरसा जो है इस्लामिक वे में जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही गुरुकुल में अगर आप जाओगे, बहुत सारे गुरुकुल है, बहुत सारे आपको ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत सारे मंदिरों में का एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है स्कूल्स का, जिसमें वो बच्चों को रिलीजियस ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो ऊपर जाके एक सम्मानित पंडित बने। तो इसमें गलत क्या है? और अपने मजहब को जानना बुरा क्या है? बुरा क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपने मजहब को जानिए। और एक बात है, अगर आप अपने मजहब को सही से जानिएगा तो आप कभी नफरत का बीज किसी में नहीं उगाइएगा। वो तो हम में कमी है कि हम अपने मजहब को जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम में नफरत का बीज उग रहा है, नहीं तो ये कभी नहीं उग सकता। लारब साहब, ये इतना बढ़ चढ़ कर सोशल काम करना, लोगों के बीच में जाना, क्या कोई पॉलिटिकली मोटिवेशन है आपको इसको लेकर के? पॉलिटिकली कुछ थॉट लेकर के इसको काम कर रहे हैं आप? शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि बहुत लोग को ये लगता है कि अगर आप सोशली एक्टिव है तो आप पॉलिटिकली सोच रहे हो। तो मैं एक चीज़ TLJ के थ्रू लोगों को ये कहना चाहूँगा कि लारिब मोमिन मैं जो हूँ, सेवा नीति में विश्वास रखता है, राजनीति में नहीं। क्योंकि हमने शुरू से, मेरे वालिद साहब ने मुझे सेवा नीति सिखाई है, राजनीति नहीं सिखाई है। अच्छा, राजनीति क्यों नहीं भी करना चाहिए? क्यों नहीं कर सकते? राजनीति करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो अगर आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तब तो जा करके आगे सिस्टम को चेंज करेंगे, जो अच्छा है लोगों के लिए फ़ायदे लायक वो चीज़ इम्पोज कर पाएंगे, लोगों तक पहुँचा। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सच बात ये है कि मेरी उम्र अभी नहीं है कि मैं राजनीति करूँ। हाँ, सीखने की उम्र है, मैं राजनीति सीखता हूँ। मेरे जो बड़े लोग हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वालिद हैं, जो मेरे अंकल हैं, जो यहाँ के MLA हैं, कुछ काउंसिलर हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, मैं उनको देख के चीज़ें सीखूँगा। लेकिन अभी मेरा वक्त, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ में एंटर करना चाहिए। मुझे और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक सीखते हो तब तक ही आप अच्छा राजनेता बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। अरे सब यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आँखों पे बंधा पट्टी आप उतारें, मोबाइल से थोड़ा बाहर निकल के असली दुनिया को देखें। क्योंकि ज़िंदगी मोबाइल है नहीं, ज़िंदगी इंटरनेट नहीं, और ज़िंदगी वो नहीं है जो आप सुनते आ रहे हो। ज़िंदगी को आप खुद जीना सीखें। पढ़ाई से जितना ताल्लुक़ हो आप दें, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे आप उतना सीखोगे। जितना हो सके आप ज़मीन से जुड़े रहें, जितना हो सके आप खेल में ध्यान दें, चुस्ती और तंदुरुस्ती पे देखें। आप देख लेना, आजकल के दिन में आदमी PUBG में लगे रहते हैं, लेकिन जो जनरेशन है उसको ज़रूरत है आप कुश्ती करो, आप जिम करो, आप स्पोर्ट्स में जाओ। अरे अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं जाओगे तो हमारे देश के लिए पदक कौन लाएगा, मेडल कौन लाएगा? हमारे देश के युवा ही लाएंगे। तो हमारे युवा से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ आप वो चीज़ करो जो देश के हित में हो। जो दूसरों से सुना हुआ चीज़ वो कभी ना करें। आप पहले सुने, चीज़ को परखें और उसके बाद आप एक्शन लें। सुन के जो चीज़ आप एक्शन का रिएक्शन देते हैं वो चीज़ को जाहिलियत कहते हैं। तो इस जाहिलियत से आप बचें। इंशाअल्लाह हमारा देश जो है भारत, वो हमेशा ऊपर था और आप ही वो युवा हैं जो इस देश को और ऊपर लेके जाएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया लारिब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ख्यालों का इजहार करने के लिए। आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब और देखते रहें देश और दुनिया की और भी खबरों के लिए द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।